सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फेंग था वो ऑलरेडी वूकी टावर के जितने भी लेवल से सबको कंप्लीट कर चुका था। और एट द एंड वो इस वूकी टावर के मास्टर से मिलता है जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग थे। और जब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग लू फेंग से मिलता है तो डेफिनेटली वो लू फेंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसे बता देते हैं, जिसके कारण लू फेंग थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन फिर बाद में उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और बातों बातों के अंदर वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें लू फेंग को बता देते हैं। एंड जो इनहेरिटेंस लू फेंग को मिलने वाला था, अगर लू फेंग उस इनहेरिटेंस को पाना चाहता था तो उसके लिए जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि लू फेंग को एक ओथ लेनी पड़ेगी, यानी कि एक कसम खानी पड़ेगी कि लू फेंग हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के कातिल या फिर जिन्होंने भी उसे मारा है उन लोगों से उनका बदला लेगा। एक चीज़ लू फेंग काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मतलब जिन लोगों ने हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को मारा होगा वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि लू फेंग अपनी पाव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था और वो ये कसम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता था। लेकिन एट द एंड ये जो बंदा होता है, ये जो कॉन्शियसनेस होती है हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की, वो लू फेंग को मजबूर कर देती है। वो कहती है अगर लू फेंग ऐसा नहीं करता तो उसे लू फेंग को मारना होगा, वो लू फेंग की सोल को भी इनहेरिटेट कर देगा। क्योंकि जो कोई भी बंदा आज तक वूकी टावर के 9th फ्लोर तक आया है, एक तो उसे जिन टाइटल से सम्मानित किया जाता है, या फिर अगर वो इन सब चीज़ों से मना कर दे तो उसे मार दिया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाते। और हालांकि लू फेंग यहाँ पे आने वाला सबसे पहला बंदा था। इसी के साथ जब लू फेंग अपनी कसम लेने वाला होता है, जस्ट तभी हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की जो कॉन्शियसनेस होती है वो लू फेंग से कहती है कि रुको रुको, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एकदम से सडनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो लू फेंग है उन्होंने 9 वॉल्यूम मैनुअल को रीड किया है, मतलब उन्होंने 9 वॉल्यूम मैनुअल को कल्टिवेट किया है। जब उन्हें ये चीज़ पता चलती है तो वो एक तरीके से लू फेंग को ये कसम खाने से रोक लेता है, क्योंकि एक तरीके से ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल थी ये भी हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के द्वारा ही क्रिएट की गई थी। और इस चीज़ से एक्चुअल में ये चीज़ हुई थी कि पहले लू फेंग जिन वर्ल्ड से नहीं था इसलिए उसे कसम खानी पड़ रही थी। लेकिन अभी जब उन्हें पता चलता है कि लू फेंग ने 9 वॉल्यूम मैनुअल को कल्टिवेट किया है जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की थी, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो लू फेंग है वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग का ही डिसेंडेंट हुआ। और अगर फ्यूचर के अंदर लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल बनता है, मतलब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जितने लेवल के ऊपर पहुंचता है, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को मारा था वो लू फेंग को भी मारने के लिए आएंगे। एंड उस वक्त लू फेंग को अपने प्रोटेक्शन के अंदर उनके साथ फाइट तो करनी होगी। सो इस चीज़ से जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की कॉन्शियसनेस थी वो पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुकी थी। मतलब अभी लू फेंग को कोई भी कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो फ्यूचर के अंदर उन लोगों को मारेगा या नहीं मारेगा। क्योंकि अगर लू फेंग उनको मारने नहीं भी जाता तो ऑटोमेटिकली जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को मारने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली लू फेंग तक पहुंच जाएंगे उसे मारने के लिए। और यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड ख़त्म हो गया था। सो गाइस, लास्ट एपिसोड के अंदर सबसे ज़्यादा शॉक लू फेंग को इसी चीज़ से लगा था कि जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है वो इसी जिन वर्ल्ड की है, मतलब वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने बनाई है। क्योंकि उसे लगता था कि ये जो मैनुअल है ये मैनुअल उसके टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बनाई है। क्योंकि हमेशा से सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग को यही बताते आए हुए थे कि ये जो 9 वॉल्यूम मैनुअल है ये उनकी एक यूनिक क्रिएशन है। वो हमेशा से यही कहते थे कि वो उनसे कुछ गलती से बन गई थी या फिर कुछ उनके पीछे रीज़न था। मतलब एक तरीके से उन्होंने कभी भी ये चीज़ क्लेम नहीं की थी कि उन्हें ये चीज़ कहीं से मिली है या फिर उन्हें ये चीज़ किसी ने दी है। तो जब लू फेंग को पता चलता है कि 9 वॉल्यूम मैनुअल हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे एक लिंक मिल जाता है कि कहीं ना कहीं जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो हमेशा से इसलिए इतने ज़्यादा मिस्टीरियस थे क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑफ जिन से लिंक्ड है और वो ज़रूर ट्रू गॉड या फिर उससे ऊपर वाली लेवल के ऊपर होंगे, इसलिए वो इतने ज़्यादा पावरफुल है। और आज तक ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर किसी के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट के सामने आ सके। लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो लू फेंग था वो थोड़ा सा खुश था क्योंकि वो खुद के टीचर के बारे में ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानता था। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसको एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और वो वर्ल्ड ऑफ जिन से भी काफ़ी ज़्यादा लोकेट करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ताल्लुका रखता है। इस वक्त लू फेंग के माइंड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तभी जो लू फेंग होता है वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग से पूछता है कि योर मैजेस्टी, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि वो 3 लोग कौन थे या फिर वो कौन सुप्रीम बींग्स थे जिसने हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को मारा है। तभी हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग कहते हैं कि मुझे तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताने में से कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो जो 3 लोग थे जिन्होंने हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को मारा था वो कंट्री मास्टर थे शी कंट्री के और वो सुपर पावर से बिलोंग करते थे।
जब लू फेंग शी कंट्री के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसने कभी भी इस टर्म के बारे में नहीं सुना था। लू फेंग इस वक्त ये सोच रहा था कि इस वक्त ये लोग होंगे कहाँ पे, क्या शी कंट्री अभी भी होगी या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी ऑलरेडी। और इसके अलावा जितने भी इन्फॉर्मेशन लू फेंग को पता थी डोंगलोंग रिवर के इनहेरिटेंस और बाकी सारी चीज़ों से, तो उसको बस इतना पता चला था कि जितनी भी चीज़ें आज के टाइम में बची हुई है वो सारी एशियन रिमेन्स है, मतलब पुरानी बची कुछ ही चीज़ें। मतलब ज़्यादातर 90% चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बस एक वर्ल्ड ऑफ जिन है जो कि अभी भी चल रहा है, जिसके अंदर अभी भी लिविंग फॉर्म जिंदा है। और गाइस अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये टाइम के वक्त के पीछे से आया है। जैसे कि एक गैलेक्सी के अंदर, एक स्पेस के अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज होती है, मल्टीपल मिल्की वेज होते हैं, तो वैसे ही जितने भी मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं उन्हीं में से एक यूनिवर्स के अंदर से ये वर्ल्ड ऑफ जिन निकल के बाहर आया है। तो डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ जिन की अपनी खुद की एक अलग सी टाइमलाइन है। मतलब देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, काफ़ी कम लोग ही इस चीज़ से इंटैक्ट कर पाएंगे। इसी के बाद लू फेंग अपने सामने खड़े बंदे से पूछता है कि यूर मैजेस्टी, ये जो शी कंट्री है ये क्या डिस्ट्रॉय हो चुकी है? कि मुझे ये शी कंट्री के जो तीनों लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, ये कंट्री मास्टर्स, एक्चुअल में ये कहाँ मिलेंगे? ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है या फिर जो यूनिवर्सूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आज तक उसे कोई भी पूरी तरीके से खंगाल नहीं पाया या फिर उसे पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाया। और उसके अंदर काफ़ी सारे रिमोट प्लेसेस हैं, मतलब ऐसी अनजान जगह है जहाँ तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया। वहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग टाइप के मिस्टीरियस क्रिएचर होंगे। सो मैं इन तीनों को कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तभी जो गोल्डी किंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रही बात शी कंट्री की कि वो अभी है या नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मे बी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि वो जो तीनों के तीनों लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो डेफिनेटली उनका मरना इतना आसान नहीं है। और डेफिनेटली उन तीनों में से कोई ना कोई अभी तक ज़िंदा ज़रूर होगा या फिर हो सकता है कि वो तीनों के तीनों ज़िंदा हो। और रही बात कि तुम्हें वो लोग कहाँ मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जब तक तुम हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जितने लेवल के ऊपर जाओगे तब तक तुम और भी काफ़ी सारे सीक्रेट जान चुके होंगे और तब तक तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगा। लू फेंग इन सारी वर्ड्स को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेता है अपने दिमाग के अंदर, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे या फिर सुने तो उसे कुछ ना कुछ अपने माइंड की मेमोरीज के थ्रू उसकी कंफ्यूजन दूर होते रहे। इसी के बाद हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जो होता है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस से कपड़े पहन के रखे थे, वो एकदम से चलते हुए लू फेंग के करीब आता है और उनके हाथों के अंदर हम लोगों को एक लकड़ी का एक कुत्ता टाइप में कुछ चीज़ देखने के लिए मिल सकती थी। एक्चुअल में ये वूकी गॉड था, ये एक मैकेनिकल मशीन थी। तभी जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग होते हैं वो कहते हैं कि ये ट्रू गॉड मशीन है, इसे वूकी गॉड कहा जाता है और ये वन ऑफ द बेस्ट 20 ट्रू गॉड लेवल की मशीन है और ये अपने यूजर को अलो करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और इस चीज़ को डेफिनेटली एक ही बंदा ऑपरेट कर सकता है, इसे कोई दूसरा बंदा नहीं चला सकता। मतलब ये 9 वॉल्यूम मैनुअल की तरह है, जैसे कि 9 वॉल्यूम मैनुअल को बस एक ही बंदा रख सकता है। मतलब जब तक लू फेंग मर नहीं जाता तब तक कोई दूसरा पर्सन 9 वॉल्यूम मैनुअल को नहीं यूज़ कर सकता। उसी तरीके से जो वूकी गॉड है इसका भी बस एक ही मालिक हो सकता है। वो उसे कहते हैं कि एक टॉप टायर ट्रू गॉड लेवल की मशीन है और ये तुम्हारी पावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। ये जो मशीन है इसका एक डिसअपॉइंटमेंट या फिर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो मशीन है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी को यूज़ करती है। भले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉडी है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मैं तुम्हें वार्न करना चाहूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा गोल्डी पावर्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है तो डेफिनेटली उसको हंसी आ रही थी, क्योंकि उसके पास उसकी एंडलेस रिमोट ओशन बॉडी थी और वो सोचता था कि उसकी एंडलेस रिमोट ओशन बॉडी से जितनी चाहे वो उतनी ज़्यादा पावर्स को बाहर निकाल सकता है। मतलब उसके पास एक तरीके से एंडलेस अमाउंट ऑफ गोल्डी पावर्स थी। इसी के साथ वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग से कहता है क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस सीलिंग टास्क को ख़त्म कर दिया है तो ये जो वूकी गॉड है ये आज से तुम्हारा हुआ। तभी लू फेंग उस वूकी गॉड की तरफ देखता है और कहता है मेरा, लेकिन मेरे मिलिट्रिकल क्रेडिट्स। तभी वो जो बुढ़ा होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है इस वूकी गॉड की कीमत कितनी है? ये मिनिमम 30 मिलियंस मिलिट्री क्रेडिट्स के बराबर का है और जितने तुम बाहर अगर टास्क करोगे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी घिस दोगे, उसके बाद भी तुम कभी भी इतने अमाउंट के अंदर इतने मिलिट्रिकल क्रेडिट्स कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्या तुम अभी भी अपने मिलिट्रिकल क्रेडिट्स चाहते हो?
इस पॉइंट के बाद लू फेंग तो अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ चुका था कि वो एक तरीके से पैसे की डिमांड कर रहा था, और ऐसी चीज़ के सामने पैसे की डिमांड कर रहा था जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। मतलब किसी ने लू फेंग को हज़ारों अरबों करोड़ रुपए का कोई हीरा ऑफर कर दिया हो, और उसके बाद भी लू फेंग उससे 10 लाख की डिमांड कर रहा हो। ये कुछ ऐसा साउंड करता था। तभी लू फेंग कहता है नहीं नहीं, ऑफकोर्स मुझे ये चीज़ चाहिए। इसी के बाद वो बंदा हंसने लग जाता है और लू फेंग के हाथों के अंदर वो वूकी गॉड थमा देता है। जैसे ही वूकी गॉड लू फेंग के हाथ में आया था, लू फेंग की छाती एकदम से चौड़ी हो जाती है, और लू फेंग के माइंड के अंदर एकदम से उसके पुराने दिनों का रिकैप जो होता है वो एकदम से प्ले होने लग जाता है। लू फेंग को ऐसे लगता है कि वो फाइनली अपनी सक्सेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लू फेंग के दिमाग के अंदर एकदम से ग्रेट थंडर स्टार मास्टर आता है। उन्होंने जो ब्लैक कलर का फॉग यूज़ किया था वो अभी भी लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सी चीज़ थी। लू फेंग जानता था कि वो जो ब्लैक फॉग है वो डेफिनेटली इस यूनिवर्स का तो नहीं है, वो कुछ अलग सी चीज़ है, वो कुछ ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि उसके पास वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजर आ चुका है वूकी गॉड। और वूकी गॉड के साथ साथ ही लू फेंग ने और भी काफ़ी सारे मशीन टाइप वैल्यूएबल्स को कलेक्ट कर लिया था 3rd 4th और 5th फ्लोर के ऊपर, जब उसकी फाइट हो रही थी बाकी लोगों के साथ। तो ऑलरेडी लू फेंग के पास अभी काफ़ी सारे डिसेंट अमाउंट के अंदर मिलिट्रिकल ट्रेजर्स आ चुके थे। लेकिन पता नहीं लू फेंग के जो इंस्टिंक्ट्स थे वो उससे कह रहे थे कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अभी भी लू फेंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता। और डेफिनेटली जैसे जैसे सीक्रेट्स बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे लू फेंग के लिए मुसीबत बढ़ती ही रहने वाली थी। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो उस वूकी गॉड के अंदर अपनी सोल इम्प्रिंट को डाल देता है, और सोल इम्प्रिंट को डालने के बाद सडनली वो जो वूकी गॉड होता है वो उसकी बॉडी से पूरी तरीके से अटैच हो जाता है। और जैसे ये लू फेंग की बॉडी से पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है, लू फेंग एक तरीके से एक ह्यूमन शेप का मंकी बन चुका था, और साथ ही साथ लू फेंग की एक पूंछ भी आ चुकी थी। इवन जो लू फेंग का फेस था, लू फेंग को फेस को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी लू फेंग की बॉडी एक तरीके से एक मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इसी के साथ लू फेंग को पता चलता है कि ये जो वूकी गॉड है इसको यूज़ करने के कुल मिला के 3 तरीके हैं। और जो पहला तरीका है वो लू फेंग के बिग बर्ड्स और गोल्डन क्लॉ गॉड जो कि लू फेंग के पास ऑलरेडी था, उसके कंपैरिजन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। फर्स्ट वे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो लू फेंग सोचता है कि इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, मतलब इसका जो थर्ड वे है इसको यूटिलाइज़ करने का, वो सीखने के लिए लू फेंग को मिनिमम ट्रू गॉड लेवल को तो अचीव करना ही होगा। तभी वो जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो तुम्हें वूकी गॉड तो दे दिया, उसके बाद तुम्हें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देनी थी, और मैं होप करता हूँ कि तुम फ्यूचर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गोल्डी किंग बनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे मेथड्स देना चाहता हूँ जिसको प्रैक्टिस करके तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनो। लेकिन देखा जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ वैल्यूएबल मेकिंग के लिए, मतलब ट्रेजर्स बनाने के लिए। और रही बात स्किल्स की, तो मेरे को इतनी ज़्यादा फाइटिंग टाइप की स्किल्स और टेक्निक नहीं आती, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक इनहेरिटेंस प्रिपेयर करके रखा है। जैसे ही लू फेंग इन सब वर्ड्स को सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, एक इनहेरिटेंस के साथ। वो जो बंदा होता है वो लू फेंग की तरफ एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल जो होता है वो थ्रो कर देता है, और इस क्रिस्टल को देते हुए वो कहता है कि यही बेस्ट चीज़ है जो कि मैं तुम्हें एक इनहेरिटेंस के तौर पे दे सकता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी मेरी कॉम्बिनेशन फाइटिंग टेक्निक्स है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पाई थी। ये डेफिनेटली जब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे तब तुम्हारे किसी ज़्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन अभी के कंपैरिजन के अंदर ये तुम्हें पावरफुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी ग्रेट बींग्स हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं वो डेफिनेटली तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे तुम्हें गोल्डी किंग बनाने के लिए। इसी के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें काफ़ी कुछ दे चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो पावर्स है इन सारी पावर्स के पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए या फिर समझने के लिए, सीखने के लिए, पावरफुल बनने के लिए स्टिल तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर तुम्हारे सामने कोई ट्रू गॉड और वाइड स्पेस लेवल का बंदा आता है तो डेफिनेटली तुम्हारा जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें उस कुछ टाइम के लिए तुम्हें मैं पूरी की पूरी वर्ल्ड ऑफ जिन की पावर प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हूँ वर्ल्ड ऑफ जिन की। जब लू फेंग स्ट्रेंथ के बारे में सुनता है वर्ल्ड ऑफ जिन की तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है ये क्या चीज़ है। अभी वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर वो जो 4 जनरल्स है जिनको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है, अब से तुम्हारा जो स्टेटस है वो पूरी तरीके से उन्हीं के बराबर का किया होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो तुम उन 4 जनरल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो जो 4 जनरल्स होंगे वो भी तुम्हें सर्व करेंगे, क्योंकि उनके लिए तुम हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जितने पावरफुल होंगे, और एक तरीके से तुम उनके दूत की तरह काम करोगे, एक तरीके से हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के तुम डिसाइपल बन के काम करोगे। तो डेफिनेटली वो जो 4 जनरल्स होंगे वो तुम्हें सर्व करेंगे अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ। उनके होते हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें छू भी सके।
और उसके अलावा ऑलरेडी ये वर्ल्ड ऑफ जिन की स्ट्रेंथ तो लू फेंग को दे ही चुका था। तभी लू फेंग उससे पूछता है कि एक्चुअल में ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ जिन की स्ट्रेंथ है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो बंदा कहता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम आराम से एक इटरनल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को पूरी तरीके से सप्रेस कर सकते हो। इवन तुम एक ट्रू गॉड लेवल के या फिर ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के बंदे को मार भी सकते हो। लेकिन तभी वो जो बुढ़ा होता है वो लू फेंग से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इतनी पावर्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पावर का गलत इस्तेमाल करोगे और इसी तरीके से लोगों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दोगे। तुम्हें ये जो पावर है ये बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करनी है। तभी लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है, क्योंकि लू फेंग जानता था कि गोल्डी किंग ने उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसलिए बिहेव कर रहा है और गोल्डी किंग ने उसे लीव युआन टेक्निक और साथ ही साथ इतनी सारी पावर इसलिए दी है ताकि वो फ्यूचर में जाके गोल्डी किंग जितना पावरफुल बने और वो शी कंट्री मास्टर्स को मार सके। और इसी के साथ साथ वो लू फेंग को इतनी पावर इसलिए भी दे रहा था क्योंकि वो लू फेंग के ऊपर अपनी होप्स रखता था। वो सोचता था कि काश की जो लू फेंग है वो उसके मौत का बदला ले सके। वन थॉट गाइस, एक चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड के अंदर ही बता दी थी कि जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को खुद नहीं पता कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जिंदा है या नहीं है। जब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग कहीं जाने वाले थे उन्होंने तब इस मैजेस्टी मतलब अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस बनाई थी और अपनी कॉन्शियसनेस को बना के उन्होंने इस वूकी टावर के अंदर कैद कर दिया था, जिसके बाद वो कहीं पे चले गए थे और उसके बाद कि कभी भी हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की जो रियल बॉडी है वो वापस नहीं आई। सो इसलिए उनकी जो कॉन्शियसनेस है उनको ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग जो रियल वाला है वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इसी चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये डाउट भी आया होगा कि ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की कॉन्शियसनेस होने के बाद इसको ऐसे कैसे नहीं पता चला कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग कौन सी सिचुएशन के अंदर है। तो इस चीज़ का आंसर देते हुए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये जो कॉन्शियसनेस है इसकी खुद की अपनी एक अलग माइंड सेट है या फिर इसका खुद का अपना एक अलग दिमाग है। एक तरीके से आप सोच सकते हो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की जो रियल बॉडी है और इनकी ये जो कॉन्शियसनेस है, इन दोनों का सोचने का, देखने का और हर चीज़ का नज़रिया अलग है। बस देखा जाए तो ये जो कॉन्शियसनेस है इसके अंदर कहीं ना कहीं हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की काफ़ी सारी मेमोरीज है बचपन से लेके तब तक कि जब तक हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने अपनी इस कॉन्शियसनेस को बनाया था। लेकिन इसको एक बार बनाने के बाद आगे का जितना भी सफ़र कर रहा है हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग, वो सारी मेमोरीज उनके माइंड के अंदर फिट हो रही है, ना कि इस कॉन्शियसनेस के माइंड के अंदर। ये जो थॉट है ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, कुछ ही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन स्टिल मैंने इसको काफ़ी आसान वे के अंदर समझाने की कोशिश की। इसी के साथ लू फेंग एक चीज़ तो समझ चुका था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर अभी लू फेंग का दबदबा चलने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ जिन की लू फेंग एक सुप्रीम पावर बन चुका था। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आने वाले जितने भी बाहर के लोग हैं उन सबको भी लू फेंग अपनी उंगलियों के ऊपर नचा सकता था, वो जब चाहे उसे मार सकता था। इसी के साथ लू फेंग के दिमाग के अंदर एक चीज़ भी आ रही थी कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने उसे ये कहा है कि उसे ज़्यादा लोगों को नहीं मारना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लू फेंग अपनी इस पावर को यूज़ करके किसी को ना मारे। इसी के साथ लू फेंग एक चीज़ तो अपने दिमाग के अंदर बसा लेता और एक ईवल स्माइल के साथ सोचता है कि अभी तो उन लोगों की खैर नहीं जो कि लू फेंग को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लू फेंग का दबदबा चलेगा, जब चाहे लू फेंग जिसे चाहे उसे मार सकता है। वो भले ही ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकता या फिर अंधाधुंध नहीं मार सकता, लेकिन वो मार तो सकता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है इसके अंदर अरबों खरबों मतलब एक अनकाउंटेबल काउंट्स के अंदर लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर से अगर इवन लू फेंग 2-4 करोड़ लाइफ फॉर्म्स को मार भी थे तो ये कहीं पे भी ऐसा मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। उसके बाद वो जो गोल्डी किंग होते हैं वो लू फेंग को कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी मैं तुम्हें जितनी भी चीज़ें दे सकता था मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ। इसके बाद ऑलरेडी क्योंकि अभी मैं मर चुका हूँ तो जितनी भी चीज़ें अब वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से तुम ट्रेन करते हो, किस तरीके से तुम अपने आप को पावरफुल बनाते हो। मैं होप करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो जाओ। और इसी के बाद वो लू फेंग से कहता है कि अभी वक्त हो चुका है कि तुम्हें वुकी टावर को छोड़ देना चाहिए। फेंग स्माइल करता है और हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को बो करता है और इसी के साथ लू फेंग के ऊपर एक लाइट गिरती है, जिसके बाद लू फेंग वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो वुकी टावर होता है वो एकदम से धीरे धीरे करके डिसअपियर होते जाता है और साथ ही साथ वो जो सीलिंग ताश था जो कि आर्मी के एक फंक्शन के अंदर डाल के रखा था वो भी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका था। मतलब ये जो मिशन था, ये जो सीलिंग ताश था, ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था। और वो जो 4 लोग थे जो कि लू फेंग को स्टार्टिंग से इस टावर के अंदर से देख रहे थे, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि लू फेंग फाइनली सक्सीड हो चुका है, क्योंकि 8th फ्लोर के बाद वो लोग भी लू फेंग के ऊपर नज़र नहीं रख सकते थे।
लेकिन क्योंकि ये सीलिंग टास्क पूरी तरह से गायब हो चुका था, इसका मतलब इसने अपने लिए एक पीयरलेस जीनियस को चूज़ कर लिया है। और वो इस चीज़ से समझ चुके थे कि लू फेंग कहीं ना कहीं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, और उनका ये जो टास्क था जो कि उसे हिंज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग असाइन करके गए थे एक पीयरलेस टैलेंट ढूंढने का, वो भी अभी फाइनली पूरा हो चुका है। इसी के साथ हम लोग को वो 4 लोग देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ 4 जनरल्स भी देखने के लिए मिलता है। ये जो लोग थे ये ऑलरेडी वुकी टावर के बाहर खड़े थे, ये लू फेंग का आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था। सीलिंग टास्क तो गायब हो चुका था उनके फंक्शंस के अंदर से, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग अभी तक बाहर नहीं आया था। सडनली वुकी टावर का दरवाज़ा एकदम से ओपन होता है, उसके अंदर से एक एशियंट सी लाइट बाहर आती है, और लू फेंग अंदर से एक हीरो वाली एंट्री बाहर लेता है। आज तक गाइस जितने भी लोग इस वुकी टावर के अंदर गए थे, उसमें से आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि वुकी टावर के फ्रंट गेट से बाहर आया हो। लू फेंग इकलौता वो पर्सन था जो कि फ्रंट गेट से बाहर आया था। इसका मतलब लू फेंग जरूर सक्सीड हो चुका होगा। इसी के साथ वो जो 4 लीडर्स होते हैं वो लू फेंग को ग्रीट करते हैं सर झुकाते हुए। इसी के साथ जब लू फेंग बाहर आता है तो वो अपने सामने 4 ग्रेट बींग्स को देखता है, जिसके अंदर से एक मेल था जो कि पूरी तरीके से ब्लैक मिस्ट के अंदर कवर था, और एक फीमेल बींग थी जो एक स्ट्रेंज बीज जैसी कुछ कुछ दिख रही थी, और 2 और लोग थे। इसी के साथ ये जो चारों थे ये एक के बगल में एक चारों गॉड्स की तरह खड़े हुए थे। वो लू फेंग की तरफ देखते हैं। लू फेंग इन चारों में से किसी को भी नहीं जानता था। एक्चुअल में ये चारों के चारों गोल्डी टावर के गार्डियंस थे, जो कि लू फेंग को इतने टाइम से पूरी तरीके से देख रहे थे। इसी के बाद वो जो चारों होता है वो लू फेंग को वापस से ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम काफ़ी हज़ारों करोड़ों सालों से वेट कर रहे थे कि कोई पीयरलेस जीनियस आए और इस वुकी टावर को अपना एक पीयरलेस जीनियस मिले, और फाइनली इतने सालों के बाद ये जो इंतज़ार है ये ख़त्म हो गया और हमको एक पीयरलेस जीनियस मिल गया। डियर मिल्की वे जिन मास्टर, आप आइए, आप हमारे साथ आइए। इसी के साथ वो लू फेंग को अपने पैलेस के अंदर लेके जाते हैं, और लू फेंग उन चारों को फॉलो करता रहता है पीछे पीछे, और साथ ही साथ रास्ते में उनके बीच में कुछ कन्वर्जेशन भी होता है। इसी के साथ जब ये चारों के चारों गार्डियन जो होता है जो कि लू फेंग को लेके जा रहे थे, वो रास्ते से जाते जाते लू फेंग को पूरी की पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे टावर को गार्ड कर रहे थे, किस तरीके से उनकी पूरी की पूरी नज़र थी लू फेंग के ऊपर। और साथ ही साथ वो भी ये भी बताते कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से एक पीयरलेस जीनियस का वेट कर रहे थे। और वो लू फेंग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही टाइम के अंदर वो जो 4 जनरल्स होंगे उनको भी ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, और वो जल्दी तुम्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पे आते ही होंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। इसी के साथ लू फेंग कहता है कि वैसे तो वो हमेशा से उन 4 जनरल से मिलना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन को चला रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी लू फेंग सीलिंग टास्क को कंप्लीट कर चुका है और उसे जिन टाइटल भी मिल चुका है, तो उसे उसका जो ओहदा है वो उन 4 जनरल्स के बराबर का हो चुका है। और देखा जाए तो लू फेंग उन 4 जनरल से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है, क्योंकि अभी वो जो 4 जनरल्स है वो लू फेंग को सर्व करने वाला है। भले ही लू फेंग के अंदर उनकी जितनी पावर ना हो, लेकिन स्टिल उसके बाद भी जो पावर उसे हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने प्रोवाइड की है, उसके थ्रू वो इवन उन 4 जनरल्स को भी रोक सकता है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो पावर्स है ये टेम्प्रोरी पावर्स है, और ये जो पावर्स है ये बस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर ही काम करेगी। एक बार अगर लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन से बाहर चला जाता है तो लू फेंग से ये सारी जितनी भी पावर्स वगैरह है ये सारी की सारी चीज़ें छिन जाएगी। मतलब जितनी भी एडवांटेजेस लू फेंग को मिला है अभी तक, ये वुकी गॉड वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें बस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर है। हाँ, वुकी गॉड को लू फेंग बाहर भी इस्तेमाल कर सकता है, बाकी जितनी भी मतलब पावर्स है या फिर जो भी लू फेंग को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह मिली है वो सारी बस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर की है। इसी के साथ सडनली लू फेंग देखता है कि उसके सामने से 4 ट्राइबल चीफ आ रहे थे, जिसके अंदर से 2 जो थे वो स्ट्रेंज बीस्ट थे, और बाकी के जो 2 थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रेट बींग्स लग रहे थे। इसी के साथ सडनली एक जो बंदा होता है वो लू फेंग के सामने आता है, और इन चारों के बॉडी के अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था कि इवन वो चारों अपने ऑरे को पूरी पावर के साथ सप्रेस कर रहे थे। इसके बाद भी लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज सा फील हो रहा था इनके सामने। तभी एक जनरल लू फेंग के सामने आता है। ये जो जनरल था ये ईस्ट आर्मी कमांडर का जनरल था, और इसका नाम था हारमोनियस स्नो। के साथ ये जो चारों होता है ये एक के बाद एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है, और फाइनली लू फेंग इन सब लोगों के बारे में जान जाता है। बाद में वो लू फेंग से कहता है कि अभी तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर कहीं पे भी ट्रेन कर सकते हो, बस ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा खतरनाक से साबित हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। सो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के बॉडी गार्ड्स अरेंज कर रहा हूँ जो कि सीक्रेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहेंगे।
एक्चुअल में जो चारों के चारों जनरल थे, इनके लिए जो लू फेंग था वो एक तरीके से एक इनविंसिबल ट्रेजर था, क्योंकि लू फेंग का आने का इंतज़ार वो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों करोड़ों सालों से कर रहे थे, क्योंकि वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग इकलौता यही ताज था जो कि उसको उनको सौंप के गए थे। और फाइनली आज ये जो ताज था ये कंप्लीट हो चुका था, और लू फेंग के कारण उनकी मेहनत पूरी तरीके से रंग लाई थी। तो लू फेंग डेफिनेटली उनके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं था, और वो किसी भी कीमत के ऊपर लू फेंग को नहीं खोना चाहते थे। इसलिए वो लू फेंग को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। उनमें से एक बंदा लू फेंग से ये भी कहता है कि वो ईस्ट आर्मी के अंदर वापस से चले जाए, जिसके बाद वो लू फेंग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, और लिटरली लू फेंग जो भी उनसे डिमांड करेगा लू फेंग की, वो हर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। लू फेंग इन चारों जनरल्स की कन्वर्जेशन को इसी तरीके से सुनता रहता है। कुछ ही टाइम के बाद ये जो लोग होता है ये लू फेंग को ईस्ट आर्मी के अंदर वापस से लेके जाते हैं एक सिल्वर बोट के थ्रू। और जब लू फेंग इस बोट के अंदर पैदा हुआ था तब लू फेंग ना यान टेक्निक ली युआन टेक्निक को ऑलरेडी कंप्लीट कर लेता है। साथ ही साथ जो लू फेंग की रिमोट ओशन बॉडी और जो मोशा बॉडी थी, जो कि अभी इस वक्त प्राइमल यूनिवर्स के अंदर थी, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विल शॉक आ रहा था, क्योंकि लू फेंग ना इन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, वो अभी फाइनली रुक चुका था। और लू फेंग के बॉडी से ये जो पावरफुल विल पावर शॉक था, जो जिसने पूरी तरीके से पूरी के पूरे प्राइमल यूनिवर्स को हिला के रख दिया था, वो फाइनली पूरी तरीके से शांत हो चुका था। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्राइमल चॉसिटी लीडर ट्रू यान नाइट और जितने भी लोग हैं जो कि लू फेंग के क्लोज है, वो सब लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि लू फेंग के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉक वेव निकल रही थी, और इसीलिए वो लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा चिंतित थे। लेकिन फाइनली जब लू फेंग की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से शांत हो गई थी, उनको एक दिल के अंदर तसल्ली से मिलने लग गई थी कि लू फेंग अभी पूरी तरीके से मे भी ठीक होगा। इवन थॉट इनमें से सब लोगों ने लू फेंग को कांटेक्ट करने की हज़ारों बार कोशिश की होगी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी लू फेंग इस वूकी टावर के अंदर पड़ा हुआ था, तो डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों से मतलब धरती की मोह माया से पूरी तरीके से अलग हो चुका था। इसी के साथ सडनली लू फेंग के दिमाग के अंदर ट्रू यान नाइट के बारे में थोड़े से थॉट्स आते हैं। लू फेंग कहता है कि टीचर ट्रू यान नाइट, आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, और आप यूनिवर्स मास्टर बनने के बस एक कदम पीछे थे, और जो भी एशियंट सिविलाइजेशन के मैंने आपको इनहेरिटेंस प्रोवाइड किए थे उसके थ्रू आप ज़रूर यूनिवर्स मास्टर अभी तक बन चुके होंगे, और जैसे आप यूनिवर्स मास्टर बनोगे वैसे ही मैं आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ तैयार करूँगा, जिसको लेने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। लू फेंग ट्रू यान नाइट की अपने दिल से इज्जत करता था। और वैसे भी गाइस एक तरीके से देखा जाए तो लू फेंग के जितने भी टीचर्स जैसे माउंटेन सिटिंगर्स, प्राइमल चॉसिटी लीडर, इन सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लू फेंग किसी से था तो वो थे ट्रू यान नाइट। इसी के साथ जो लू फेंग था वो अपने सारे के सारे टीचर्स के सारे कर्ज उतार देना चाहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि लू फेंग ऐसा समझता था कि उन्होंने उनके ऊपर कोई एहसान कर दिया, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए लू फेंग चाहता था कि वो अपने टीचर्स को 10 गुना ज़्यादा रिटर्न करे। और ट्रू यान नाइट की तो डेफिनेटली उसने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और रही बात प्राइमल चॉसिटी लीडर की, तो उन्होंने कभी लू फेंग से ज़्यादा कुछ मदद मांगी नहीं। ऑलरेडी लू फेंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मदद था उनके लिए, क्योंकि लू फेंग ह्यूमैनिटी को सर्व करता था। और रही बात उसके लास्ट टीचर की, मतलब सिटिंग माउंटेन गेस्ट की, तो आज तक उन्होंने कभी भी लू फेंग से कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। इवन तो लू फेंग ने उनसे पूछा भी था कि लू फेंग किस तरीके से उनके कर्ज को उतार सकता है, लेकिन उन्होंने बस लू फेंग को ये कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद लू फेंग को उस चीज़ के बारे में बता देंगे। इसी के साथ कुल मिला के लू फेंग को 10 दिन का टाइम लग जाता है वूकी गॉड को समझने के लिए और उसकी पावर्स को थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ करने के लिए। और गाइस 10 दिन मतलब वो स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर था, जहाँ पे एक दिन जो है वो 10 सालों के बराबर था। मतलब उसको 10 दिन लगे थे, मतलब ऑलरेडी उसको 1 लाख साल हो चुके थे। अभी वो मोमेंट आ चुका था कि जब लू फेंग अपने वूकी गॉड को यूज़ कर सकता था। इस वक्त लू फेंग पूरी तरीके से एक मंकी नज़र आ रहा था। बस उसका जो फेस था, लू फेंग के फेस को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी बॉडी उसकी एक मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर और उसके बॉडी के ऊपर कुछ कट्स, ब्लेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी नज़र आ सकती थी। डेफिनेटली जब उसने वूकी गॉड को यूज़ करना सीख लिया था तो उसके मन के अंदर एक चीज़ तो होती है कि वो इस वूकी गॉड को एक बार यूज़ करके देखे। तो जैसे ही वो इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करता है, वो डुआमिंग की सेकंड टेक्निक को यूज़ करता है, और डुआमिंग की सेकंड टेक्निक को यूज़ करने के साथ जैसे ही वो अपनी गोल्डी पावर्स को इसके अंदर इंजेक्ट करता है, सडनली हम लोगों को एक चेंज देखने के लिए मिलता है। आसपास की यूनिवर्स के अंदर कुल मिला के 16 करोड़ वूकी गॉड्स अपीयर हो जाता है, और जो 16 करोड़ वूकी गॉड्स के रिफ्लेक्शंस थे ये सडनली एक वूकी गॉड बन जाती है, और ये लू फेंग के बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है।
इसी के बाद सडनली लू फेंग के बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर आउटबर्स्ट बाहर निकलता है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ वुकी गॉड हम लोगों को आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाते हुए देखने के लिए मिलता है। और सडनली वो आगे जाते हैं और फिर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस वक्त लू फेंग अपनी बॉटम मछलियम के अंदर था और वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए लू फेंग पहले अपने इस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे पहले किसी चीज़ को हानि पहुंचा सके। और जब लू फेंग इसकी पावर को फील करता है तो डेफिनेटली लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि इसकी जो पावर थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। इसकी पावर्स को देखने के बाद लू फेंग सोचता है, इवन थॉट जो लू फेंग है वो अभी भी एक यूनिवर्स मास्टर ही है, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग सोचता है कि अभी पूरी के पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा जो कि उसकी पावर के बराबर ही का होगा। सारे के सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को लू फेंग ऐसी अपनी चुटकियों के ऊपर हरा सकता है। इवन थॉट अगर वो मशीन टाइप वैल्यूएबल्स को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, उसके बाद भी मतलब इस वक्त लू फेंग अपने आप को मोस्ट पावरफुल बीइंग समझता था पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो लू फेंग था जब वो अपने इस वुकी गॉड को इस्तेमाल कर रहा था तो वो बस कुछ ही सेकंड्स के लिए वुकी गॉड बन के रहा था, और कुछ सेकंड के बाद वो वापस से अपने नॉर्मल बॉडी के अंदर आ जाता है। भले जो लू फेंग की बॉडी थी वो 1 लाख किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने बस कुछ सेकंड्स के लिए इसे यूज़ किया था और ऑलरेडी उसकी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर बॉडी कंज्यूम हो चुके थे। और अगर अभी तक लू फेंग अपने वुकी गॉड को यूज़ करता रहता तो शायद से इतने टाइम के अंदर तो लू फेंग की पूरी बॉडी कंज्यूम हो चुकी होती। इस चीज़ से लू फेंग को एक अंदाज़ा तो लग ही चुका था कि ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर पावर को कंज्यूम करती है। इनफैक्ट लू फेंग के पास काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉडी थी, लेकिन उसके बाद भी इसका जो पावर कंजम्पशन लेवल था वो एक अलग ही लेवल के ऊपर था। अभी उसे समझ आ रहा था कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने उसे क्यों बोला था कि वो इस वुकी गॉड को ज़्यादा यूज़ ना करे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन स्टिल इसके बाद भी लू फेंग को अपनी इस पावर को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, क्योंकि उसके पास रिमोट ओशन बॉडी थी। और कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है करीबन 3 महीने बीत जाते हैं और जो लू फेंग होता है वो ईस्ट आर्मी के अंदर वापस से आ जाता है। लू फेंग इस वक्त भी उसी सिल्वर कलर की शिप के अंदर था उन 4 जनरल्स के साथ। बस लू फेंग की जो बाकी के 2-3 बॉडीज़ थी वो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही थी। गाइस आज का जो एपिसोड है इसे मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और क्योंकि आज भी मैं एपिसोड नहीं डालने वाला था, मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था। और आपको बता दूँ कि मेरे को आई फ्लू हो चुका है, जो कि आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत फैल रहा है आजकल अच्छी तरीके से, तो उसके कारण मेरे को थोड़ा सा आँखों से देखने के लिए भी हल्की सी दिक्कत हो रही है। तो इसी कारण मैं फ़ोन, लैपटॉप या फिर किसी और दूसरी चीज़ों के अंदर ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इवन थॉट अभी भी मेरी जो आँखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जल रही है, जो कि मैंने अभी इस आधे घंटे के वीडियो को बनाया। डेफिनेटली आधे घंटे के वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 1 से 1.5 घंटा तो लगा ही होगा। और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत गला भी मेरा ख़राब था, थोड़ा सा हल्का फुल्का फीवर भी था, और साथ ही साथ कॉलेजेस के भी थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, मेरे एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह वो सब। तो इन सब कामों की वजह से, साथ ही साथ हेल्थ की वजह से मैं डेफिनेटली वीडियो कंटिन्यूली तो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी मैं जल्दी से जल्दी इस नॉवल को ख़त्म कर दूँगा। वैसे तो गाइज़ मैंने इस नॉवल को ऑलरेडी रीड करके रखा और मैं बिना स्क्रीन के ऊपर देखे हुए भी इस नॉवल को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा जिस डिटेल के साथ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो भले ही मैं इस चीज़ को पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों की एक स्क्रिप्ट देखते हुए बोलता हूँ, तो उसके थ्रू क्या होता है वॉइस के अंदर ज़्यादा क्लियरिटी आती है। और अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही बोलूँ तो बस वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और ना ही सुनने में मज़ा आएगा। सो इस चीज़ के बाद जो लोगों को समझना होगा वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग नहीं समझेंगे उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता गाइज़। हर किसी इंसान के अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, और बस यूट्यूब के कुछ 2, 4, 5 हज़ार के लिए मतलब मैं अपनी हेल्थ को इतने रिस्क में नहीं डाल सकता। माफ़ करना कि मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया किसी को इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह डाल दूंगा तो थोड़ा बहाना टाइप में लगेगा, इसलिए मैंने सोचा था कि डायरेक्टली वीडियो डालूंगा जैसी आँखें वाँखें ठीक होंगी। लेकिन अभी फिर भी ठीक है, मतलब पूरी तरीके से मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ स्टिल, तो फिर भी आज थोड़ा सा हल्का सा बेटर लग रहा था, तो जैसे तैसे करके आधे घंटे की वीडियो बनाई, लेकिन वही वापस से पूरी आँखें बहुत बुरी तरीके से जल रही हैं मेरी। तो कोई ना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड बाय बाय।